हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, और पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही है? आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। आज से आप ये मान के चलिए कि मेरे पास 1.5 साल बचे हुए हैं हाई स्कूल के पेपर की। तो तैयारी आपको 2 साल ना मान के 1.5 साल माननी है, ठीक है? क्योंकि आपके फरवरी में पेपर हो जाएंगे। 2025 फरवरी में आपके पेपर नहीं, 26 में होंगे। 2026 के फरवरी में पेपर होंगे, तो उसी हिसाब से आप पढ़ाई करिए। रही बात, हमारा अध्याय 4 खत्म हो गया था। आज हम बात करेंगे अध्याय 5 की। देखिए, जो ये वाली प्रश्नावली है ना 5.1, ये आपकी बेसिक को मजबूत करने वाली है। आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा। ज्यामिति के बारे में जो भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो भी चीजें हैं, वो सब इसमें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा और इनकी डेफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा। इस चैप्टर का नाम है आपका न्यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ज्यामिति क्या होती है और फिर न्यूक्लिड कौन है, इन्होंने क्या बताया है, ये सारी अध्ययन हम किसमें करेंगे? इस वाले प्रश्नावली में करेंगे, ठीक है? बात समझ में आई आपको? चलिए चालू करते हैं फिर आज। चलिए, तो सबसे पहले आप ये मानिए कि ये जो न्यूक्लिड नाम का एक गणितज्ञ था, जो यूनानी था, यूनान का रहने वाला था, उसने ज्यामिति के बारे में कुछ अपनी अवधारणाएं रखी और वो अवधारणाएं इस हद तक सही हो गई कि आज आप उनको पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आज आप उनको पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्या था? न्यूक्लियाइड ने ज्यामिति के बारे में बताया कि ज्यामिति नाम का एक उन्होंने शब्द को इन्वेंट किया, और वो इन्वेंट किया था जियो और मैट्रिन शब्द से। किससे किया था? जियोमेट्रिन। और इन्हीं को मिला के क्या बनी? आपकी ज्यामिति बनी है। क्या बनी है? ज्यामिति बनी है। इसका भी एक अपना विशेष अर्थ होता है, इसका भी अपना एक विशेष अर्थ होता है, ठीक है? आप अगर इनके अर्थों को समझ गए तो ज्यामिति का मतलब आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। समझिएगा, जियो का मतलब होता है धरती। आपकी धरती कह दो, पृथ्वी कह दो या धरा कह दो। आप हिंदी में पढ़ते होंगे इसके समानार्थी शब्द, ये सारे पृथ्वी के ही समानार्थी शब्द हैं। और मैट्रिन का मतलब होता है मापना। क्या होता है? मापना या नापना, कुछ भी कह दो। तो अब मुझे आप बताओ कि ज्यामिति का अर्थ क्या हो गया? इन दोनों को मिला दो। ज्यामिति का अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी को मापना, पृथ्वी को मापना, यही आपका क्या है? ज्यामिति का अर्थ है। पृथ्वी का मापन करना या पृथ्वी को मापना ही आपका क्या कहलाता है? भूमि का मापन करना। इसको भूमि भी हम लोग कह देते हैं। तो भूमि का मापन करना, पृथ्वी का मापन करना, धरा का मापन करना, कुल मिला के इस पृथ्वी को ही मापना आपका क्या कहलाता है? ज्यामिति कहलाता है। इस पृथ्वी को, इस धरा को किस नियम से नापोगे, वही नियम आपका क्या बताता है? ज्यामिति बताता है। तो ज्यामिति का शाब्दिक अर्थ समझ में आया क्या होता है? न्यूक्लियाइड कौन थे ये समझ में आई। एक यूनानी गणितज्ञ थे, इन्होंने अपनी अवधारणाएं ज्यामिति में रखी और इनकी अवधारणाएं इस हद तक सही हो गई कि आज हम लोग उनको पढ़ रहे हैं। जैसे मैं हूं, मेरी कुछ अवधारणाएं हैं, मैं जो सोचता हूं, अगर मैं उसको एक किताब में लिख दूं और वो उस हद तक सही हो जाए, तो लोग हमारी भी बातों को क्या करने लगेंगे? पढ़ने लगेंगे। तो सिंपल सा है, न्यूक्लियाइड कोई बहुत बड़े वो नहीं थे, नॉर्मल एक गणितज्ञ थे। उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने अपनी सोच के अकॉर्डिंग उन्होंने ज्यामिति नामक एक सब्जेक्ट को बनाया और उन्होंने अपने नियम रखे और वो नियम इस हद तक सही हो गए कि उसको आज हम लोगों पढ़ रहे हैं। बात समझ में? चलिए, अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियाइड द्वारा परिभाषित बिंदु। न्यूक्लियाइड ने कुछ 5-6 बिंदु परिभाषित किए थे। अब उनके बारे में से हम बारी बारी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये चैप्टर आपका जितना न्यूमेरिकल ना हो कि थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल बहुत है, न्यूमेरिकल इसमें कम है। तो आप इसको थ्योरी को समझिएगा और यही थ्योरी आगे आने वाले चैप्टरों में आपका बेस का काम करेगी। बेस मतलब समझते हो, आपके धरा का काम करेगी। तो इस चैप्टर को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बच्चे बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे ताकि आगे आने वाले चैप्टर पे आपको दिक्कत ना हो। चलिए बात करते हैं। पहला उन्होंने क्या बताया था? एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। मतलब कहने का उन्होंने ये कहा था कि जैसे आपसे कहा जाए कि बिंदु को परिभाषित करो, तो आप क्या परिभाषा दोगे? एक ऐसी आकृति, ना तो जिसमें लंबाई होती है, ना जिसमें चौड़ाई होती है, ना जिसमें ऊंचाई होती है, वह आकृति क्या कहलाती है? ना उसका कुछ फिक्स से होता है, क्या कहलाती है? बिंदु कहलाती है। ये हम लोगों के मॉडर्न की परिभाषा हो गई। लेकिन जब इन्होंने दिया था तो इन्होंने क्या बताया कि एक बिंदु है जिसका कोई भाग नहीं होता, मतलब कोई हिस्सा नहीं होता, वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। इस प्रकार से ना इसका कोई भाग है, ना इसकी लंबाई है, ना इसकी चौड़ाई है, ना इसकी ऊंचाई है, तो वो इसी आकृति को क्या बोलने लगे? बिंदु बोलने लगे। क्या बोलने लगे?
बिंदु बोलने लगे। इतनी चीज समझ में आई आप? पहली चीज समझ में आ गई ना कि बिंदु को उन्होंने परिभाषित किया। बिंदु को नॉर्मली उन्होंने कहा कि इसका कोई भाग नहीं होता है, इसमें कोई पार्ट्स नहीं होते, इसकी कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ नहीं होती है, बस नॉर्मली एक आकृति है जिसको हम लोग बिंदु के नाम से जानते हैं। समझ में आई बात? अब सेकंड में क्या कह रहा है? एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। अब इसको समझना, पहले बिंदु पे उन्होंने क्या फोकस किया? बिंदु के बारे में आपको बताया। क्या बताया उन्होंने? बिंदु के बारे में बताया। सेकंड में उन्होंने क्या बताया? कि रेखा को परिभाषित किया है कि रेखा क्या होती है। तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो रेखा है ये चौड़ाई रहित, रहित का मतलब समझती हो? चौड़ाई नहीं, चौड़ाई रहित मतलब इसमें जो ये चौड़ाई है ना ये बिल्कुल ना के बराबर है। चौड़ाई आपकी नहीं है और सिर्फ क्या है? लंबाई है, लेंथ है। क्या है? लंबाई है। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसी आकृति जिसमें चौड़ाई तो ना हो और लंबाई हो, उस आकृति को हम लोग क्या कह देते हैं? रेखा कह देते हैं। क्या कह देते हैं? रेखा कह देते हैं। मतलब इसमें चौड़ाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? आपकी लंबाई है। तो ऐसी आकृति क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। ये समझ में आया आपको? दो बिंदु समझ में आया। अब बात करते हैं तीसरे बिंदु को। क्या कह रहा है? एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। ये भी आप बहुत अच्छा उन्होंने कहा। जैसे कोई एक रेखा हमने खींची, देखो उन्होंने क्या क्या डिफाइंड किया, बात को समझो। क्रम वाइज क्रम चल रहे हैं। पहले उन्होंने बिंदु को डिसाइड किया था, फिर उन्होंने रेखा को डिसाइड किया। अब रेखा के अंदर जो सिरे होते हैं उनको भी उन्होंने कुछ नाम दिया। जैसे एक रेखा है और जो इनके अंतिम बिंदु है ना, अंतिम सिरे हैं, उनको उन्होंने क्या कहा था? एक रेखा के किनारे, किनारे मतलब साइड, अंतिम छोर। रेखा का लेफ्ट साइड में अंतिम छोर और राइट साइड में अंतिम छोर। अंतिम छोर को उन्होंने क्या कहा था? बिंदु होते हैं। तो इनको इन्होंने क्या कहा है? ये बिंदु हैं। क्या है? बिंदु हैं। समझ में आई बात आपको? मॉडर्न के हिसाब से भी कंपेयर मत करना, जो आज हम लोग पढ़ते हैं उसको। जो इनकी अवधारणा थी पहले उनको पढ़ते, फिर कंपेयर करेंगे बाद में। ठीक है, चलो ये चीज समझ में आया। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। अब इन्होंने ये बताया, रेखा की लाइन को ही इन्होंने फिर से डिफाइंड किया और डिफाइंड करने पे इन्होंने क्या बताया? कि एक सीधी रेखा। अभी उन्होंने बिंदु बताया, फिर बिंदु के बाद रेखा को बताया, रेखा में इनके अंतिम बिंदुओं को क्या कहते हैं, अंतिम सिरों को क्या कहते हैं ये बताया। अब इसके बाद वो ये कह रहे हैं कि सीधी रेखा किसको कहते हैं? सीधी रेखा। अब ये समझते हैं। एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है, एक सीधी रेखा एक ऐसी रेखा है जो स्वयं पर, जो खुद पर, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक सीधी रेखा ऐसी रेखा जो स्वयं पर, ये खुद पर, ऐसी रेखा जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ, जो इसमें बिंदु हैं आपके ये इससे इतनी सट के चलती है, बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। मतलब इस रेखा पर जितने भी बिंदु हैं वो उससे क्या होती है? आपकी बिल्कुल सपाट रहती है। क्या रहती है? सपाट रहती है। और जब सपाट रहेगी तभी तो ये सीधी रहेगी। जैसे आप एग्जांपल, जैसे मैं एक ऐसे करके ऐसे कर दूं तो क्या एक रेखा है? नहीं, ये अपने यहां तक तो ठीक है, लेकिन यहां के बाद वो क्या होने लगी? थोड़ा सा कर्व होने लगी। अपने बिंदु से थोड़ी सी दूरी बना के रखी है, और जब बिंदु से दूरी बना के रखती है तो रेखा क्या हो जाती है? हल्की सी टेढ़ी हो जाती है। तो उसको हम सीधी रेखा नहीं कहते। बात समझ में आई? चौथा बिंदु उन्होंने क्या कहा था? पक्का? आइए पांचवें बिंदु की तरफ चलते हैं। एक पृष्ठ, पृष्ठ मतलब समझते हो? अब बात को समझना। जैसे आपकी ये बुक है, बुक में कोई एक पन्ना ले लेते हैं, हमने ये पन्ना ले लिया, समझना गौर से। पृष्ठ किसे कहते हैं? ये वाले पृष्ठ होते हैं, ये पृष्ठ होते हैं और ये पृष्ठ होते हैं। और ये क्या होता है? आपका पेज होता है। एक पेज में कितने पृष्ठ होते हैं? दो पृष्ठ होते हैं, एक इस साइड वाला, एक इस साइड वाला। तो पेज और पृष्ठ में अंतर पता लग गया? पेज होता है पूरा, पृष्ठ ये है और एक ये है। अब उन्होंने पृष्ठ को डिसाइड किया। एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई होती है। देखो इसकी लंबाई तो है, इधर भी लंबा है, इधर भी लंबा है, लेकिन चौड़ाई नहीं होती। चौड़ाई का मतलब ये चीज नहीं होती, मोटाई नहीं होती। कुल मिला के कहने का मतलब उनका ये था कि एक पृष्ठ, ये मैंने कागज पे आपको बताया, जब आप ड्रॉ करोगे ड्राइंग तो उसमें केवल आपको लंबाई मिलेगी, चौड़ाई नहीं मिलेगी। उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? पृष्ठ कह देते हैं। पृष्ठ समझ में आया आपको? अब बात करते हैं, पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं, जाहिर सी बात है। जैसे ये एक पृष्ठ है, मान लो इसको जूम कर दिया हम लोगों ने, तो पृष्ठ के किनारे क्या है आपकी? इधर भी रेखाएं हैं, इधर भी रेखाएं और
इधर भी रेखाएं। तो पृष्ठ के किनारे क्या होती हैं? रेखाएं होती हैं। क्या ये इतने बिंदु समझ में आए आपको? अगर इन बिंदुओं में से कोई एक बिंदु ना समझ में आया तो बताओ, एक या एक से अधिक कोई बिंदु ना समझ में आया तो बताओ। पक्का राशि सब समझ में आ गया? देखो मैं कह रहा हूं बार बार इसको समझो, ये आपकी बेस का काम करेगा आगे। ऑनलाइन बच्चों को अगर कोई भी बिंदुओं में दिक्कत है तो वो कमेंट बॉक्स में तुरंत उसको क्या करेंगे, हमसे पूछेंगे तो हम आपको डिफाइन कर देंगे। ठीक है, नोट कर लो अगर ये हो गए हो तो फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। नोट कर लो इसको जल्दी से। चलिए नोट हो गया आप लोगों का? ये नोट हो गया? उन्होंने अभी तक कुछ को परिभाषित किया था, जो बिंदु को मैंने आपको बता दिए। अब हम बात करेंगे यूक्लिड की अभिधारणा के बारे में। किसके बारे में? अभिधारणा के बारे में। अभिधारणा मतलब क्या होता है? उनके कहे गए कथन, जिस बेस पे उन्होंने ज्यामिति का निर्माण किया वो होता है। तो आइए पहले उन्होंने क्या बताया कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। आप एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे उन्होंने ये डिफाइंड नहीं किया था कि एक ही रेखा खींची जा सकती है या एक से अधिक। अब इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया था। पहले बिंदु में उन्होंने सिर्फ इतना बताया था कि कोई अगर ये एक बिंदु है, बात को गौर समझना, कोई अगर ये बिंदु है और कोई एक अन्य बिंदु है, तो उन्होंने क्या कहा था, एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। एक सीधी रेखा इससे करके खींची जा सकती है। अब आप गौर से समझिएगा, यहां पे उन्होंने ये नहीं बताया कि एक खींची जा सकती है या एक से अधिक भी खींची जा सकती है। इसके बारे में उन्होंने तो अपनी अवधारणा में, पहली अवधारणा पे कुछ उन्होंने नहीं बताया था। ठीक है, फिर उन्होंने दूसरी बात कही कि दो भिन्न बिंदुओं से, मतलब कहने का कि दो अलग अलग बिंदुओं से, एक ये बिंदु एक ये बिंदु, दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब समझते हो क्या होता है? केवल एक, केवल एक। अब समझ में आ गया? दो भिन्न बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। और आप खुद ये बात देख रहे हैं कि इन दो बिंदुओं से यहां तक अगर हमें रेखा खींचनी है तो एक रेखा के अलावा कोई दूसरी रेखा हम खींच नहीं सकते हैं। खींचेंगे तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा हो जाएगी। तो दो बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली कितनी रेखाएं हो सकती हैं? तो सिर्फ और सिर्फ एक रेखा हो सकती है, एक के अलावा दूसरी रेखा नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ कितनी रेखाएं होंगी आपकी? एक रेखा होगी। बात समझ में? और वो जो सीधी होगी, कम डिस्टेंस में। तो आपको ये वाला समझ में आया पॉइंट? ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक शांत रेखा। अच्छा, अब शांत रेखा क्या होती है? शांत रेखा वो होती है जिनके दोनों तरफ क्या होते हैं आपकी, इस तरीके से बिंदु होते हैं, जिनको हम लोग आज की भाषा में रेखाखंड कहते हैं। मैंने बताया था लाइन सेगमेंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। रेखाखंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कह देते हैं। तो जो यूक्लिड है वो रेखाखंड को, लाइन सेगमेंट को क्या कहते थे? एक शांत रेखा कहा करते थे। क्या कहा करते थे? एक शांत रेखा कहा करते थे। तो एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। उनका कहने का मतलब था कि दोनों सिरों को पकड़ के हम इसको कहां तक बढ़ा सकते हैं? अनंत तक बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से ऐसे बढ़ा सकते हैं। दोनों बिंदुओं को पकड़ के कहां तक? अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। जितना हमारे लिए जरूरत होगी, जितना हमें चाहिए होगा, उतना हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। बात समझ में आई इस अवधारणा को? ये सारी अवधारणा याद रखना, प्रश्नावली 5.1 इन्हीं पर आधारित है। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे बिंदु को, किसी को केंद्र मानकर। अब किसी को का मतलब क्या है? कोई एक बिंदु को, कोई एक बिंदु को किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से, त्रिज्या का मतलब कोई एक फिक्स दूरी, मान लिया मैंने ये फिक्स दूरी, एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो वो तो हम लोग वैसे भी पढ़ते हैं। एक वृत्त की डिफिनेशन क्या होती है? किसी निश्चित बिंदु से किसी निश्चित बिंदु से एक अन्य निश्चित बिंदु तक की समान दूरी से खींचा गया चाप आपका क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। मतलब एक निश्चित बिंदु से अन्य बिंदु तक एक निश्चित दूरी है। अब बस इसी को पकड़ के चाप लगा देना है तो वो क्या हो जाएगा आपका? वृत्त हो जाएगा। तो उन्होंने भी तो यही बात बताई थी, ऐसे करके ऐसे कर देना है तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? ये वृत्त। क्या कहा था उन्होंने? किसी को केंद्र मानकर। मैंने केंद्र किसको माना? इसको मानकर, और किसी त्रिज्या से, त्रिज्या क्या होती है? केंद्र, किसी वृत्त की त्रिज्या का डिफिनेशन क्या होती है? वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कह देते हैं हम लोग? त्रिज्या। परिधि क्या होती है? यही तो होती है परिधि। यहां तक की दूरी क्या कहलाती है? आपकी त्रिज्या कहलाती है। ये चीज समझ में आई आपको कि नहीं समझ में आई?
अब बात करते हैं, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, वो तो आपको पता ही होगा। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 अंश। ये बराबर हो जाएगा इसके। दो समकोण त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समझ में आई बात? तो ये बिंदु, इनकी अवधारणाएं समझ में आई। अब इन्होंने अब ये सारी चीजें इन्होंने दे दी। अब हम लोगों ने एक प्रमेय का निर्माण किया। ये प्रमेय क्या कहती है? दो भिन्न बिंदुओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्या कर रही होती है? इंटरसेप्ट कर रही होती है, प्रतिच्छेद कर रही होती है, तो उसमें केवल और केवल एक ही बिंदु उभयनिष्ठ होगा जहां पर वो आपस में एक दूसरे से काटेंगी। जैसे आइए एग्जांपल पे समझाते हैं। एक रेखा ये गई, एक रेखा ये गई, इनके बीच में जो उभयनिष्ठ बिंदु है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ बिंदु। क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ बिंदु। तो इसके उनका कहने का मतलब है कि दो विभिन्न रेखाओं में एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकते। क्या इसके अलावा कोई दूसरा बिंदु हो सकता है क्या? कहीं नहीं। इसको चाहे जितना बढ़ाओगे, इसको इधर बढ़ाओगे, इसको इधर बढ़ाओगे, तो ये विपरीत दिशा में एक दूसरे से दूर ही होती चली जाएंगे। और जब दो रेखाएं एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं तो जिंदगी में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। और जब वो कभी काटेंगी नहीं तो उन पे उभयनिष्ठ बिंदु नहीं बनेगा। ठीक है, ये इधर बढ़ती हुई चली जाएगी, वो उधर बढ़ती हुई चली जाएगी। इसका मतलब ये जिंदगी में कभी एक दूसरे को अब नहीं मिलेंगी। हम इनको कितना अनंत तक बढ़ा दें, आपस में नहीं मिलेंगे। और जब मिलेंगी नहीं तो इंटरसेप्ट नहीं करेंगे, और इंटरसेप्ट नहीं करेंगी तो ये उभयनिष्ठ बिंदु नहीं आएगा। तो यही हमारी प्रमेय कहती है। क्या प्रमेय समझ में आई? अवधारणाएं समझ में आई इनकी? अगर ये चीज समझ में आ गई हो नोट करो। फिर इसके बाद आप बात करते हैं प्रश्नावली 5.1 की पहले क्वेश्चन की। इसमें भी 5 आपके सब क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको बारी बारी से हम आपको समझाते हैं। नोट कर लो इसको। हो गया? नोट हो गया आपका? चलिए अब बात हम लोग करते हैं अध्याय 5.1 की। अब 5.1 क्या कहता है? देखो, इसमें से पहले लिखा है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं? अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। मतलब आपसे इनमें से 5 बिंदु दिया हुआ है, इसमें से आपसे पूछ रहा है कौन सा सत्य है, कौन असत्य है। अगर असत्य है तो क्यों असत्य है, सत्य है तो क्यों सत्य है, ये आपसे पूछ रहा है। चलिए आइए पहले पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की। क्या कहा है? एक बिंदु से होकर केवल, इस शब्द को पकड़ो, केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। क्या ऐसा है? एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक बिंदु है, इससे क्या केवल ऐसे ही रेखा खींची जा सकती है? नहीं, ऐसे भी खींची जा सकती है, ऐसे भी खींची जा सकती है, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी। मतलब एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो पहला तो गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्योंकि उसने कितनी कहा है? केवल और केवल एक रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, बात समझ में? अब बात करते हैं दूसरे की। दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। कहने का मतलब है कि कोई दो बिंदु हैं, ये पहले क्वेश्चन का चित्र है। अब ये दूसरे क्वेश्चन का मैं बता रहा हूं। मतलब दो बिंदुओं से क्या असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं जो दो सेम बिंदुओं को काटे या मिले जाके? नहीं, केवल और केवल कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। कितनी रेखा खींची जा सकती है? एक। इसने क्या कहा है? होकर असंख्य रेखाएं खींची। और जब जहां उसने असंख्य की बात की है तो ये गलत हो गया, क्योंकि एक ही रेखा खींची जा सकती है। कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? यूक्लिड ने अपने अवधारणा में बताया था ना कि दो बिंदुओं में केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, बात समझ में आई? अब बात करते हैं इसकी। एक शांत रेखा। अच्छा, शांत रेखा क्या होती है? रेखाखंड। मैंने बताया था इसकी रेखाखंड। एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से खींची जा सकती है। बिल्कुल खींची जा सकती है। यूक्लिड ने अपने अवधारणा पे बताया था, इसको पकड़ के इधर खींच दो और इसको पकड़ के इधर, तो इनफाइनाइट तक खींचती हुई चली जाएगी। यूक्लिड ने अपने अवधारणा पे यही बात बताया था कि शांत रेखा को दोनों सिरों को पकड़कर अनिश्चित बिंदु तक या अनिश्चित दूरी तक क्या किया जा सकता है? एक्सपेंड किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? एक्सपेंड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। बात समझ में आई? तो ये आपका क्या हो गया? सत्य हो गया। ये वाला क्या हो गया था? ये सत्य। अच्छा, ये सत्य हो गया। तीसरा था। अब बात करते हैं चौथे की। यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्या, बिल्कुल सही है भैया, वृत्त बराबर, उनके कंडीशन यही होती है कि जब तो दो त्रिज्याओं के आपस में, दो वृत्तों की त्रिज्या, इसके R1 मान लो, इसकी R2 मान लो, जब R1 बराबर जब R2 होगा
तभी ये दो वृत्त आपस में क्या कहलाएंगे, बराबर कहलाएंगे, समान कहलाएंगे, क्योंकि वृत्त में त्रिज्या के अलावा और कोई चीज नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ रेडियस ही होती है। यही डिसाइड करती है कि दो बिंदु आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे। तो ये बात भी इनकी बिल्कुल सत्य हो गई। यदि दो वृत्त बराबर है, हाँ ये दो वृत्त, पहले वृत्त और दूसरा वृत्त यदि आपस में क्या है, बराबर है, तो उनकी रेडियस अवश्य बराबर होंगी। रेडियस क्या होंगी आपकी, अवश्य बराबर होंगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कि सब ऊपर से जा रहा है, पक्का ना। अब बात करते हैं पांचवें की। आकृति 5.9 में यदि ए बी बराबर, अब आपको समझना, ये बराबर है इसके और पी क्यू बराबर है एक्स वाई के, मतलब ये बराबर है इसके, तो हम कह नहीं सकते हैं क्या कि ए बी बराबर है पी क्यू के, और पी क्यू किसके बराबर है, एक्स वाई के। तो ये देखो तीनों रेखाएं आपस में बराबर हो गई, और जब तीनों रेखाएं आपस में बराबर हो गई तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब यही तो ये लिखा हुआ है, कहने का मतलब ये भी आपका क्या है, सत्य है। समझ में आई बात। ये पहले के लिए चित्र है, दूसरे के लिए है, ये तीसरे के लिए चित्र है, ये चौथे के लिए चित्र है, और ये आपका पांचवें के लिए चित्र है। बात समझ में आई। ये सारे एक एक बिंदु आपको समझ में आए, कॉन्सेप्ट विद कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है आपको, एक एक चीजें चित्र बना के समझ में आ रही है। ऑनलाइन बच्चों को समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे कैसा आपको फीडबैक आ रहा है, ठीक है। नोट कर ले, फिर इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। नोट कर लो इसको जल्दी से। चलिए नोट हो गया आप लोगों का। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। दूसरे में आपके 5 पार्ट्स हैं, मैं पढ़े दे रहा हूं। निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित करेंगे। इतना लंबा चौड़ा कहने का मतलब है क्वेश्चन नंबर दूसरे की कि सिर्फ और सिर्फ ये जितने 5 पॉइंट दिए गए हैं इनको आपको परिभाषित करना है और उनका चित्र बना देना है बस, और आपको कुछ नहीं करना है। तो आइए हम लोग एक एक के बारे में बेसिक से समझते हैं। देखो इसने क्या कहा है, समांतर रेखा। समांतर रेखा का मतलब क्या, अगर समांतर को तोड़ो तो क्या होता है, समान प्लस अंतर, मतलब, और बाद में क्या लगा हुआ है, रेखा, मतलब ऐसी रेखाएं जिनके बीच का अंतर क्या हो, आपस में समान हो, क्या कहलाएंगी, समांतर रेखाएं कहलाएंगी। तो ये आप लिख दो, ऐसी रेखाएं जिनके बीच का अंतर समान होता है उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, समांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखा कहते। क्या कुछ समझ में आया आपको, समझो। जैसे मैंने कहा कि एक ये रेखा है और दूसरी ये रेखा, ये दो रेखाएं हैं आपस में, इनके बीच में देखो अंतर यहां पर भी उतना ही आपको दिख रहा है और यहां पर भी आपको लगभग उतना ही दिख रहा है। पट्टी लेके तो मैंने खींचा नहीं, अंदाजा बता रहा हूं। समांतर रेखाएं वो होती हैं जिनके बीच का अंतर आपस में हमेशा चाहे जितनी बड़ी रेखा हो, 2 भी हो सकती है, 2 से अधिक भी हो सकती है। मैंने 2 का एग्जांपल लेके समझाया, आप 2 से कितनी भी खींच सकते हो, बशर्ते उनका अंतर क्या होना चाहिए, समान। अगर उनके बीच में अंतर बिगड़ा, अगर ऐसे आपने खींच दिया ऐसे करके, तो ये समांतर नहीं रहेंगी। क्यों नहीं रहेंगी, क्योंकि जब इनको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये आपस में कहीं ना कहीं जाके इंटरसेप्ट कर जाएंगी। क्या कर जाएंगी, इंटरसेप्ट कर जाएंगी, मतलब कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद कर जाएंगे, और जहां जैसे ही प्रतिच्छेद करेंगी तो वो समांतर रेखाएं ना होके प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाने लगेंगी। कौन सी रेखाएं कहलाने लगेंगी, प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाने लगेंगी। तो क्या आपको समांतर रेखा समझ में आया कि कौन सी समांतर रेखा होती है, वे रेखाएं जिनके बीच में हर जगह पे अंतर समान रहता है, उनके बीच की डिस्टेंस समान रहती है, उनके बीच की दूरी समान रहती है, क्या कहलाती हैं आपकी, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। चले आगे, लंब रेखाएं। ऐसी रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को लंबवत का मतलब 90 डिग्री पर, लंबवत प्रतिच्छेद करती हैं, लंब रेखाएं कहलाती हैं। लंब रेखाएं कहलाती हैं। कुछ समझ में आ रहा है आपको, मतलब कहने का
कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो जाहिर सी बात है जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो कुछ ना कुछ कोण बनाएंगी, और वो कोण कितना होना चाहिए, वो कोण कितना होना चाहिए आपका 90 अंश होना चाहिए। मतलब कहने का एक रेखा ऐसे आए एक रेखा ऐसे आए तो इनके बीच का कोण क्या हो जाएगा 90 अंश। कितना हो जाएगा 90 अंश। तो ये L ले लो ये M ले लो, तो L लंबवत होंगी किसके M के, इसको L ले लो इसको M ले लो। देखो लंबवत का साइन क्या होता है, इस प्रकार से साइन होता है ऐसे, और समानांतर का साइन क्या होता है, तो L बराबर हो जाएगी M के। ठीक है, बात समझ में, साइन को भी पहचानते चलो। मतलब कहने का कि जब दो सीधी रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटें, और काटने में भी शर्त कैसी है, लंबवत काटते हैं, 90 डिग्री का कोण काटें, बिल्कुल सीधा गिरे आंखें, तो ऐसी दो रेखाएं या दो से अधिक रेखाएं क्या कहलाएंगी आपस में, लंबवत रेखाएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, लंबवत रेखाएं कहलाएंगी या लंब रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, आगे चलें, बात करते हैं रेखा खंड की। रेखा खंड क्या होता है, तो किसी रेखा में, देखो रेखा खंड अलग होता है और रेखा अलग होता है। क्या होता है, किसी रेखा में एक निश्चित दूरी, एक निश्चित दूरी रेखाखंड कहलाती है, रेखाखंड कहलाती है। बात आप नहीं समझ पाए होंगे, समझो। जैसे मैंने कहा कि ये एक रेखा है आपकी, ठीक है, बात समझ में, इसमें से कोई एक निश्चित दूरी उठा लो। जैसे मैंने माना यहां से यहां तक मैंने मान लिया इसको ये 5 सेंटीमीटर की है, तो ये जो निश्चित दूरी है ना, यही आपकी क्या हो जाएगी, रेखा खंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रेखा खंड हो जाएगी। बात समझ में आ गई। कुछ नहीं करना है, क्या लिखना है, किसी रेखा में एक निश्चित दूरी रेखाखंड कहलाती है। उसी रेखा में कोई निश्चित दूरी हम ले ले और वो निश्चित दूरी आपकी क्या कहलाएगी, रेखाखंड कहलाएगी। क्या कहलाएगी आपके लिए, रेखा खंड कहलाएगी। बात समझ में आई आपको। अब बात करते हैं वृत्त की त्रिज्या। मैंने इससे पहले वाले स्लाइड में आपको रेखा की वृत्त की त्रिज्या की परिभाषा बताई थी, क्या किसी को याद है, क्या है, किसी वृत्त के केंद्र से, किसी वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि तक की दूरी, तक की दूरी क्या कहलाती है, परिधि तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, कहलाती है। एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि कोई वृत्त है, उसका सेंटर कहां पे है, केंद्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, सेंटर। उसका सेंटर मान लिया कि यहां पे है, यहां से आप कहीं पे भी, इसकी परिधि क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। ये आपका क्या हो गया, केंद्र हो गया, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या, जिसकी डिफिनेशन हमसे पूछ रहा है। हमने क्या लिखा, किसी वृत्त के केंद्र से, किसी वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, हमारी त्रिज्या कहलाती है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये लाइन हम कहीं पर भी खींच लें, दूरी बराबर ही आएगी, क्योंकि त्रिज्या चेंज नहीं होती है। वृत्त के अंदर वृत्त की त्रिज्या कभी भी चेंज नहीं होती है। बात समझ में आई। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, आपकी त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। समझ में आई बात। अब आगे चलते हैं वर्ग के बारे में। वर्ग क्या कहता है, तो ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तथा भुजाएं आपस में कैसी होनी चाहिए, भुजाएं आपस में बराबर हो, ऐसी आकृति, ऐसी आकृति क्या कहलाएगी, ऐसी आकृति वर्ग कहलाती है, वर्ग कहलाती है। देखो ये परिभाषाएं मैंने आपको बिल्कुल देसी भाषा में लिखाई हैं, ये आपको कहीं पे भी कॉपी में या किताब में मुश्किल ही मिलेंगी। ठीक है, तो इनको किताब और कॉपी से चेंज मत कराइएगा, बस इतना दावे के साथ मैं कह दे रहा हूं, कोई ये परिभाषाएं आपकी काट नहीं पाएगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, आपकी देसी लैंग्वेज में इसलिए लिखाएं कि जैसे मैंने आपको बना के बताया है वैसे आप भी
बता सकते हैं बना के, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है, कोई टीचर आपसे ये नहीं कहता कि किताब की रटी रटाई परिभाषा ही बनाना है, आप अपने शब्दों में भी परिभाषाओं को लिख सकते हैं। बस परिभाषा का या उस जो पूछ रहा है उसका मतलब क्या होना चाहिए, साफ होना चाहिए। बात समझ में आई आपको? चलिए इसका चित्र बना लेते हैं। जैसे ये एक आकृति है, इसमें से ये 90 अंश का हो, ये 90 अंश का हो, और ये 90 अंश का हो, और ये 90 अंश का हो, चारों कोण 90 अंश के हो, और ये आपस में भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तो ऐसी आकृति क्या कहलाएगी आपकी, वर्ग कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वर्ग कहलाएगी। चलिए समझ में आया आपको? ये कोई दिक्कत लग रही है इसमें? कोई दिक्कत ना लग रही हो तो आज की क्लास को फिर यहीं पे एंड करते हैं, बाकी बातें करते हैं कल इसी समय पे। रोज 8 बजे आपसे मुलाकात होती है, मेरा वीडियो आपके पास रोज 8 बजे पहुंच जाता है। चलिए आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी हो, अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और उसके नीचे कमेंट कीजिए, जाके मुझे मोटिवेट मिलेगा और जिससे मैं आपको इसी तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज वीडियो और उपलब्ध कराता रहूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।